नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी 92 पर। मेरा नाम अमरीश कुमार। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने इतिहास के पार्ट 1 यूरोप में राष्ट्रवाद लेकर आया हूं। दोस्तों, इसके पहले मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है। आज मैं आप लोगों के सामने दूसरा वीडियो लेकर आया हूं। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि क्या क्या मुझे पढ़ना है। तो दोस्तों, मैं बता दूं आप लोगों को क्या क्या आज पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक पे चर्चा होगी। तो सबसे पहला है दोस्तों 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या है। दोस्तों, फिर से सुन लीजिए प्रश्न कि 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण है। पहला हो गया। फिर दूसरा टॉपिक हमें क्या पढ़ना है, मेटरनिक युग क्या है। दोस्तों, मेटरनिक युग क्या है। तीसरा टॉपिक पढ़ना है दोस्तों, इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका क्या थी। दोस्तों, इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका क्या थी। और चौथा दोस्तों हम लोग को पढ़ना है कि मेजनी कौन था। दोस्तों, आज 4 टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि हमारी आने वाली पहली नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला पॉइंट है कि 1848 ईस्वी की क्रांति। दोस्तों, 1848 ईस्वी की क्रांति के बारे में हम जानेंगे। दोस्तों, उसी पे एक बात मुझे याद आया कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। दोस्तों, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। दोस्तों, उसी प्रकार सन 1848 की क्रांति हुई। लुई फिलिप एक उदारवादी शासन था, परंतु बहुत अधिक महत्वाकांक्षी था। उसने अपने विरोधियों के सुख करने के लिए स्वैच्छिक मध्यवर्गीय नीति का अवलंबन करते हुए सन 1840 में गीजो को प्रधानमंत्री नियुक्त किया, जो कट्टर प्रतिक्रियावादी था। दोस्तों, जो था क्या बोलते हैं, प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था दोस्तों, तो कट्टर प्रतिवादी था। वह कौन था दोस्तों, तो उसका नाम था गीजो। ठीक है दोस्तों, ये सन 1848 की महत्वपूर्ण भूमिका थी। किसकी, तो लुई जो था 1848 ईस्वी में जो था लुई फिलिप जो था, वह अपने ही आदमी को क्या किया कि वो प्रधानमंत्री बनाया। ताकि इसलिए बनाया क्योंकि वहां यूरोप में राज किया जा सके। उसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट है कि मध्य वर्ग जिनमें की राष्ट्रीयता की भावना जागृत हो चुकी थी, इसका विरोध किया। और इस विरोध ने 1848 ईस्वी ने एक आंदोलन का रूप ले लिया, जिसे हम 1848 की क्रांति कहते हैं, जिसके दूरगामी परिणाम हुए। दोस्तों, मध्य वर्ग के जो लोग थे और उनमें क्या होती, राष्ट्रीयता की भावना क्या होती, जागृत हो गई थी। यानी लोग राष्ट्रीयता का भावना का उदय करना चाहते थे। इसी विरोध में क्या किया गया, यानी लुई फिलिप के विरोध मध्य वर्ग वाले ने आंदोलन शुरू किया। जो आंदोलन धीरे धीरे क्या हुआ कि 1848 की क्रांति बन गई, जिसे हम कहते हैं 1848 की क्रांति। उसके बाद दोस्तों अगला टॉपिक है मेरा कि सुधारवादियों ने 22 फरवरी 1848 ईस्वी को पेरिस में थिएटर के नेतृत्व में एक विशाल भोज का आयोजन किया। दोस्तों, कितने तारीख को थिएटर्स के नेतृत्व में किया गया, तो दोस्तों 22 फरवरी 1848 ईस्वी में पेरिस के थिएटर्स के नेतृत्व में एक विशाल भोज का आयोजन किया गया। इसलिए किया गया क्योंकि सुधारवादियों ने जगह जगह पर अवरोध लगाए गए और लुई फिलिप के गद्दी छोड़ने पर मजबूर किया गया। इसलिए वहां पेरिस में भोज का आयोजन किया गया, ताकि लुई अपना गद्दी त्याग दे और राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न हो। लेकिन 24 फरवरी को लुई फिलिप ने गद्दी का त्याग किया और इंग्लैंड चला गया। दोस्तों, लुई जो था वो क्या हुआ, कितने तारीख को इंग्लैंड चला गया, तो दोस्तों याद रखिएगा कि 24 फरवरी को लुई फिलिप जो है वह इंग्लैंड चला गया। ठीक है दोस्तों, और कब आयोजन किया गया था, किसके नेतृत्व में, थिएटर्स के नेतृत्व में एक आयोजन किया गया था 22 फरवरी 1848 में। कहां किया गया था, तो पेरिस के थिएटर के नेतृत्व में एक भोज का आयोजन किया गया। उसी आयोजन से सुधारवादियों को जगह जगह अवरोध उत्पन्न किए और उनके विरोध आवाज उठी। और 24 फरवरी को लुई क्या हुआ कि इंग्लैंड छोड़कर चला गया। ठीक है दोस्तों, फिर हम आगे चलते। फिर आगे है दोस्तों कि नेशनल
असेंबली में गणतंत्र की घोषणा करते हुए 21 वर्ष से ऊपर के सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार प्रदान किया और काम के अधिकार की गारंटी दी। दोस्तों, जब लुई इंग्लैंड छोड़कर चला गया तो क्या हुआ कि नेशनल एम्बेसी ने गणतंत्र का घोषणा किया और 21 वर्ष से ऊपर के सभी पुरुषों को यानी मताधिकार यानी वोट देने की अनुमति दी और काम का अधिकार की गारंटी भी उन्होंने दिया। उसके बाद दोस्तों कि इस क्रांति ने न सिर्फ फ्रांस की पुरातन व्यवस्था का अंत किया बल्कि इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हॉलैंड, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, स्पेन, पोलैंड, आयरलैंड तथा इंग्लैंड भी इस क्रांति से प्रभावित हुए। दोस्तों, यहां प्रश्न हो सकता है कि 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या है, तो दोस्तों आप बता सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे है एक और प्रश्न निकल के बाहर आता है कि 1848 ईस्वी की क्रांति में कौन कौन से देश प्रभावित हुए। तो दोस्तों याद रखिएगा कि इटली हुआ, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हॉलैंड, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, स्पेन, पोलैंड, आयरलैंड, इंग्लैंड। दोस्तों इतने देश जो थे इससे प्रभावित हुए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम फिर चलते हैं आगे की ओर। इटली का एकीकरण। दोस्तों इटली का एकीकरण, दोस्तों यहाँ बहुत अच्छा एक पॉइंट है, इसको जरूर आप याद कर लीजिएगा कि इटली 19वीं शताब्दी के आरंभ में मात्र एक भौगोलिक अभिव्यक्ति था जहां कई स्वतंत्र राज्य हुआ करते थे। दोस्तों इटली जो था 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में ही भौगोलिक व्यक्तिगत था जहां कई स्वतंत्र राज्य हुआ करते थे। इस कारण वहां अलगाव की भावना थी। इटली के एक राष्ट्र के रूप में स्थापित होने में भौगोलिक समस्या के अलावे कोई अन्य समस्या भी थी। दोस्तों इटली के एकीकरण में 19वीं शताब्दी में क्या बोलते हैं उसको कि भौगोलिक समस्या इतनी थी और उसके साथ अन्य समस्या भी थी। जो स्वतंत्र हुआ करते थे लेकिन स्वतंत्र की भावना उनमें नहीं थी। जैसे में दोस्तों क्या हो सकता है कि जैसे में इटली में ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस जैसे विदेशी राष्ट्रों का हस्तक्षेप था। दोस्तों एक तो इटली क्या था, स्वतंत्र था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस जो थे राष्ट्र वह उसमें क्या दखल अंदाजी देते थे, इसलिए वहां की अभिव्यक्ति जो थी वह स्वतंत्र नहीं थी, वहां के व्यक्ति जो थे वह स्वतंत्र नहीं थे। ठीक है। इटली विजय के पश्चात नेपोलियन ने इसे 3 राजगणों में गठित किया। दोस्तों याद रखिएगा कि नेपोलियन ने कितने गणराज्यों को गठित किया था। तो दोस्तों ये बोर्ड में पूछा करता है कि इटली विजय के पश्चात किन किन गणराज्यों को गठित किया। तो दोस्तों याद रखिएगा सिस्पाई गणराज्य 1 नंबर, 2 नंबर लिगुयनम गणराज्य और तीसरा होता है ट्रांसपेडेन गणराज्य। दोस्तों 3 हो गए, सिस्पाइन गणराज्य, लिगुलियन गणराज्य और ट्रांसपेडेन गणराज्य, 3 राज्य हुए। उसके बाद दोस्तों हम आगे चलते हैं, फिर नेपोलियन के बारे में जान लेते हैं कि नेपोलियन के पतन 1814 के पश्चात विजयी कांग्रेस 1815 द्वारा इटली के पुराने रूप में लाने के उद्देश्य से इटली के 2 राज्यों पिडमाउंट और सिडिकिनिया का एक एकीकरण कर दिया गया। दोस्तों 2 ऐसे राज्य थे जो नेपोलियन का पतन होने के बाद कांग्रेस जब आया, वियना कांग्रेस जब आया 1815 ईस्वी में, तो इटली के 2 राज्यों को क्या किया, एकीकरण कर दिया। जिससे कौन कौन से 2 राज्य थे, पिडमाउंट थे और सार्डिनिया थे। 2 राज्य थे, उनको क्या किया गया, एकीकरण कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, फिर हम आगे की ओर चलते हैं कि इटली में 1820 ईस्वी से ही कुछ राज्यों में संवैधानिक सुधारों के लिए नागरिक आंदोलन होने लगे। एक गुप्त दल कार्बोनरी का गठन राष्ट्रवादियों द्वारा किया गया। दोस्तों याद रखिएगा कि इटली के 1820 ईस्वी में संवैधानिक सुधारों का नागरिक आंदोलन हुआ। कब हुआ संवैधानिक नागरिक आंदोलन, कब हुआ, तो दोस्तों याद रखिएगा 1820 ईस्वी में हुआ। लेकिन कार्बोनरी का गठन किया गया किसके, एक गुप्त दल के द्वारा कार्बोनरी का गठन किया गया, जिसका उद्देश्य छापामार युद्ध के द्वारा राजतंत्र को नष्ट कर गणराज्य की स्थापना करना था। दोस्तों कार्बोनरी जो गठन बना वो इसका क्या उद्देश्य था कि छापामार युद्ध के द्वारा राजतंत्र के नष्ट कर गणराज्य की स्थापना उन्हें करना था। उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं कि
राष्ट्रवादी नेता जोसेफ मेजनी का संबंध भी इसी दल से था। 1830 की फ्रांसीसी क्रांति के प्रभाव से इटली भी अछूता नहीं रहा और यहाँ भी नागरिक आंदोलन शुरू हो गया। दोस्तों इटली में भी अब क्या हुआ कि नागरिक आंदोलन प्रभावित हुआ। ठीक है दोस्तों, उसके बाद मेजनी ने इस नागरिक आंदोलन का उपयोग करते हुए उत्तरी और मध्य इटली में एकीकृत गणराज्य स्थापित करने का प्रयास किया। ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख द्वारा इन राष्ट्रवादी नागरिक आंदोलन को दबा दिया और मेजनी को इटली से पलायन करना पड़ा। इसलिए दोस्तों करना पड़ा क्योंकि मेजनी के नागरिक आंदोलन का उपयोग करते हुए उत्तरी और मध्य में एकीकरण किया गया, स्थापित किया गया, जो लेकिन ऑस्ट्रेलिया के चांसलर जो थे मेटरनिख द्वारा इन राष्ट्रवादी नागरिक आंदोलन को दबा दिया गया और मेजनी का क्या किया गया, पलायन कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, ऐसे मेजनी का पलायन हुआ। लेकिन अब हम जानते हैं कि मेजनी है कौन। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम चलते हैं कि मेजनी इटली का एक क्या था, साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का एक समर्थक और योग सेनापति था। दोस्तों बोर्ड में पूछता है कि मेजनी कौन था, तो दोस्तों याद रखिएगा कि मेजनी इटली का एक साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक और योग सेनापति था। वह संपूर्ण इटली को एकीकरण करना चाहता था। ठीक है दोस्तों, और फिर हम आगे चलते हैं। एकीकरण करना चाहता था। मेजनी तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों की बेहतर समझ नहीं रखता। उनमें आदर्शवादी गुण अधिक और व्यवहारिक कम थे। अपनी पराजय के बाद भी मेजनी का हार नहीं माना। दोस्तों याद रखिएगा, मेजनी तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों की बेहतर समझ नहीं रखता था। उनमें आदर्शवादी गुण अधिक और व्यवहारिक गुण कम थे। अपनी पराजय के बाद भी मेजनी हार नहीं माना। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या हुआ कि 1831 ईस्वी में उसने यंग इटली नामक संस्था की स्थापना की, जिनमें नवीन इटली निर्माण की एक महत्वपूर्ण भाग लिया। दोस्तों याद रखिएगा यहाँ पे कि मेजनी किस संस्था की स्थापना किया, तो दोस्तों याद रखिएगा यंग इटली की स्थापना की। कब की, तो 1831 ईस्वी में यंग इटली की स्थापना मेजनी ने की। ठीक है, सन 1834 में यंग यूरोप नामक संस्था का गठन कर मेजनी ने यूरोप के अन्य देशों में चल रहे राष्ट्रीय आंदोलन को भी प्रोत्साहित किया। दोस्तों यंग यूरोप नामक संस्था जो थे 1834 ईस्वी में किसने गठन किया, तो मेजनी ने गठन किया। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आगे है मेरा कि 1848 में जब फ्रांसीसी साहित्य यूरोप में क्रांति के दौर आया तो मेटरनिख की ऑस्ट्रिया छोड़कर जाना पड़ा। दोस्तों 1848 में फ्रांस में साहित्य यूरोप क्रांति का दौर आया तो मेटरनिख को ऑस्ट्रिया छोड़कर कहां जाना पड़ा। और दोस्तों जान लेते हैं कि ऑस्ट्रिया के एक हस्तक्षेप से इटली में जनवादी आंदोलन को कुचल दिया गया। इस प्रकार मेजनी को हार हुई और पलायन कर गया। दोस्तों मेजनी भी यूरोप से कहां गया, चला गया। अब दोस्तों हम अगले नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे एकीकरण का द्वितीय चरण, काउंट काबूल पढ़ेंगे। उसके बाद दोस्तों गोरीवाल्टी की कार्य की चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम आप लोगों को ऑब्जेक्टिव बता देते हैं, प्रीव्यू प्रश्न बता देते हैं जो बोर्ड में बार बार रिपीट हो चुका है। तो चलिए उसका जवाब देने के लिए आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला है, उसमें आप कमेंट दीजिए, आंसर दीजिए और मुझे बताइए कि हाँ आप कितने सक्षम हैं। तो चलिए दोस्तों पहला प्रश्न आपके सामने है, मेटरनिख का पतन कब हुआ। दोस्तों याद रखिएगा, मैंने अभी चर्चा किया कि मेटरनिख का पतन कब हुआ, 1815 में, 1817 में, 1848 में या 1870 में। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। उसके बाद दूसरा नंबर प्रश्न आपके सामने है कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था। दोस्तों मेजनी का संबंध किस संगठन से था, मैंने अभी बताया कि किस संगठन से था, लाल सेना से था, कार्बोनरिस से था, हेटरिया से था या डाइट से था। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। उसके बाद दोस्तों 3 नंबर प्रश्न आपके सामने है कि मेजनी कहाँ का रहने वाला था। दोस्तों जरूर बताइए कि मेजनी कहाँ का रहने वाला था, हंगरी का रहने वाला था या इटली का रहने वाला था या फ्रांस का या जर्मनी का। इनमें से आंसर आप जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्सों में। चलिए दोस्तों फिर हम आगे चलते हैं कि नेपोलियन ने
कितने गणराज्यों की स्थापना की? नेपोलियन ने कितने गणराज्यों की स्थापना की? 5 की, 4 की, 3 की या 2 की? कितने गणराज्य की स्थापना की? आप जवाब कमेंट बॉक्स में। फिर दोस्तों लास्ट आखिरी प्रश्न, मेजनी क्या था? दोस्तों मेजनी क्या था? दोस्तों नाविक था, सिपाही था, युग सेनापति था या नेता था? दोस्तों मैंने चर्चा किया है। दोस्तों मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक बटन को दबाइएगा, ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। धन्यवाद।